सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ कार्बन को लेकर के और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि कार्बन से ही प्रिपेयर किए जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि जिनके अंदर कार्बन की प्रेजेंस का होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सारे के सारे कार्बन से ही बने होते हैं। चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसी वजह से सबसे पहले हम केवल और केवल कार्बन की प्रॉपर्टीज़ या फिर कार्बन के कुछ पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक पॉइंट्स को देखेंगे। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कार्बन को लेकर के, तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि नेचर में नॉन मेटल होता है और उसको पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ 14th ग्रुप के अंदर रखा गया है। अगर हम पीरियोडिक टेबल में कार्बन की पोजीशन की बात करते हैं तो ये 14th ग्रुप का एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में। ये रखा गया है कहाँ पर? नॉन मेटल्स के ग्रुप के अंदर या नॉन मेटल ब्लॉक के अंदर। और इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो पी सब शेल में जाता है, जिसकी वजह से पी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो इसका एटॉमिक नंबर है 6 और 6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब तुम करते हो तो 1s2 देन 2s2 देन ये आ जाता है 2p2। इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल के अंदर जाता है, जिसकी वजह से पी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाता है। साथ ही साथ हम इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, क्योंकि दूसरी शेल है और सेकंड शेल के अंदर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इसी वजह से कौन सी ग्रुप का एलिमेंट होगा? 14th ग्रुप का एलिमेंट होगा, क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जितने इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें 10 नंबर ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से हम इसकी पोजीशन को आइडेंटिफाई कर पाते हैं इन दी पीरियोडिक टेबल। अगर बात करें इसके नाम को लेकर के, तो इसका नाम लेटिन वर्ड कार्बो से जनरेट हुआ। लेटिन लैंग्वेज है, लेटिन लैंग्वेज में एक वर्ड है कार्बो, कार्बो से ही इसका जनरेशन हुआ इसके नाम का। और कार्बो का मीन्स होता है कोल। इसका मीन्स ये है कि जो कार्बन है वो कोल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है कोल का। तो कार्बन इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कोल। अगर हम इसकी अबंडेंस की बात करें कि अर्थ क्रस्ट पर ये या यूनिवर्स में ये कौन से नंबर पर पाया जाता है, तो दिस इज़ द 4th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन दी यूनिवर्स। नेचर में अगर अबंडेंसी की बात करते हैं तो ये 4th प्लेस पर आता है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज में, 4th नंबर पर सबसे ज़्यादा परसेंटेज में पाया जाने वाला ये एलिमेंट है। अगर हम इसके पार्ट्स पर मिलियन की बात करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है 1 मिलियन में पर पार्ट्स कितने प्रेजेंट होते हैं। तो हाइड्रोजन का होता है 739,000, हीलियम का होता है 24,000,000, ऑक्सीजन का 104,000 और कार्बन का 46,000। अब क्योंकि हम कार्बन की बात कर रहे हैं, यहाँ चैप्टर कार्बन का है, तो हम सारी प्रॉपर्टीज़ कार्बन से ही रिलेट करते हुए चलेंगे। इट इज़ द 15th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन दी अर्थ क्रस्ट। यूनिवर्स में ये 4th प्लेस पर है और अर्थ क्रस्ट पर ये 15th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट में, यानी कि 15th प्लेस पर इसको जगह मिली है। सबसे ज़्यादा अबंडेंसी के साथ अर्थ क्रस्ट पर मिलने वाला एलिमेंट होगा ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम एंड देन ये हाइड्रोजन। तो इस तरीके से हमें एक सीरीज़ मिलती है जो कि बेसिकली अर्थ क्रस्ट से निकलने वाले एलिमेंट में ये 15th प्लेस पर अपनी पोजीशन बनाता है। अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी के लिए, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट माना जाता है, जिसमें कि ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम ये सारे के सारे शामिल होते हैं, सारे के सारे उसके अंदर कंटेन होते हैं। यानी ह्यूमन बॉडी इन सारे एलिमेंट्स को कंटेन करती है, जिनमें कि ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा परसेंटेज है 65, कार्बन का 18, हाइड्रोजन का 10, नाइट्रोजन का 3, कैल्शियम का 1.5, फॉस्फोरस का 1.2 एंड पोटेशियम का 0.2%। तो ये हमारे ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाले एलिमेंट्स की मोस्ट प्रोबेबल परसेंटेज है। अगर हम बात करते हैं अगर बात करें आगे, सेकंड अबंडेंट एलिमेंट इन दी ह्यूमन बॉडी हमारे पास हो जाता है कार्बन, जिसकी परसेंटेज रेशो पाई जाती है 18%। यहाँ से ये जनरल आईक्यू के क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है कि हर बार एमसीक्यूज़ के फॉर्म में ये बोर्ड लेवल पे एग्जाम में पूछे जाएं। ये केवल एक साइंस से जनरेट होने वाले और आईक्यू लेवल वाले क्वेश्चंस होते हैं जो क्विजेज़ वगैरह में पूछे जाते हैं। अगर एटमॉस्फेयर में बात करें, जो हमारा नेचर है, नेचर के एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन जो है वो 0.03%, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में पाया जाता है। ऐसा भी नहीं है कि प्योर कार्बन मिलेगा हमें एटमॉस्फेयर के अंदर,
एटमॉस्फेयर के अंदर वो मिलेगा हमें कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, और उस कार्बन डाइऑक्साइड में भी जो कार्बन है केवल 0.03% ही पाया जाता है। अर्थ क्रस्ट के नीचे या अर्थ क्रस्ट के अंदर 0.02% एज मिनरल्स की फॉर्म में भी हमें मिलता है। एलिमेंटल फॉर्म में मिलना एक अलग चीज़ है, कंपाउंड की फॉर्म में मिलना एक अलग चीज़ है, मिनरल की फॉर्म में मिलना एक अलग चीज़ है। तो मिनरल्स की फॉर्म में जब ये अर्थ क्रस्ट से मिलता है तो वो मिनरल्स होते हैं कार्बोनेट्स, कोल या फिर पेट्रोलियम। ये जो कार्बोनेट्स, कोल या पेट्रोलियम है, ये नेचर से मिलने वाले वो मिनरल्स हैं जिनके अंदर केवल 0.02% पार्ट ही कार्बन प्रेजेंट होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स काम कर रहे हैं इस अर्थ क्रस्ट पर, चाहे हम हो या एनिमल्स हों या कोई भी और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से जितने भी चीज़ें बनी हुई हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड से जितनी भी चीज़ें बनी हैं उन सभी के अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्बन। या डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो खुद कार्बन के ही एक डेरिवेटिव होते हैं, यानी कार्बन से बनने वाली चीज़ों को हम कार्बन डेरिवेटिव बोलते हैं। आगे अगर हम बात करें तो क्या हुआ, कार्बन कार्बन हमें नेचर में फ्री स्टेट में भी मिलता है। अगर हम बात करें इसकी अकरेंस को लेकर के, जैसे कि यहाँ पर ये मिनरल्स की फॉर्म में मिल रहा था, एलिमेंटल फॉर्म में भी ये हमें मिल रहा है, ह्यूमन बॉडी के अंदर ये हमें मिल रहा है, एटमॉस्फेयर में कंबाइंड फॉर्म में ये हमें मिल रहा है। जब ये किसी कंपाउंड की फॉर्म में मिलता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी कंबाइंड नेचर है, यानी किसी दूसरी चीज़ के साथ कंबाइन होने के साथ ये हमें मिला। लेकिन अगर मैं बात करूँ फ्री स्टेट को लेकर के, तो ये नेचर में हमें फ्री स्टेट में भी मिलता है, जैसे कि डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलेरिन्स है। तीनों के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, CBSE लेवल पर भी और NTSE लेवल पर भी, दोनों ही चीज़ों में यहाँ पर सारी चीज़ें एक साथ आती हैं। तो डायमंड, ग्रेफाइट और फुलेरिन्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड एज वेल एज NTSE। तो यहाँ पे ये चीज़ें हम ध्यान रखेंगे कि फ्री स्टेट में जब कभी भी कार्बन की तुमसे बात पूछी जाए कि कार्बन फ्री स्टेट में कैसे मिलेगा, तो हमारे दिमाग में 3 ऑप्शन आएंगे, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलेरिन्स। अगर इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हुए चलें तो इम्पोर्टेंस की बात करते हैं कि कार्बन की क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं, या कार्बन के कंपाउंड्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं, कि कार्बन के कंपाउंड्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं, या हम ये क्यों कहते हैं कि हमारी बॉडी कार्बन की बनी हुई है, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म कार्बन के ही बने हुए हैं। तो उसके पीछे के लॉजिकल रीज़न है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ फूड की, बिना कार्बन के नहीं बनता। फ्यूल की, बिना कार्बन के नहीं बनता। पॉइजन की, बिना कार्बन के नहीं बनता। ड्रग्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स नहीं बनते कार्बन के बिना। हाउस होल्ड आइटम्स होते हैं, कॉमर्शियल आर्टिकल्स होते हैं, ये भी नहीं बनते। टेक्सटाइल फैब्रिक्स होते हैं, ये भी नहीं बनते। परफ्यूम्स होते हैं, ये भी बिना कार्बन के नहीं बनते। यानी इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कार्बन के बिना बन सकती हो। यानी अगर मैं बात कर रहा हूँ फूड्स को लेकर के, तो फूड्स के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, स्टार्च प्रेजेंट होंगे। कार्बन का एक फॉर्मूला होता है CnH12O5। ये आ गया शुगर, C12H22O11। फैट्स आ गए, जितने भी ऑयली सब्सटेंसेस होते हैं सारे के सारे कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन से बने होते हैं। वाइटामिन्स जो होते हैं वो सारे के सारे कार्बन के बने होते हैं। प्रोटीन्स में सब जगह कार्बन प्रेजेंट होता है। यानी कि ये जितना भी फूड हम खाते हैं, जितना भी फूड हम कंज्यूम करते हैं, वो सारी चीज़ें इन सब्सटेंसेस को कंटेन करती हैं, और इन सारे सब्सटेंसेस के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। फ्यूल्स की बात करें अगर हम, चलो फूड की बात हो गई, लेकिन फ्यूल की बात करें तो फ्यूल में हम लकड़ी देखते हैं, वुड, कोल देखते हैं, अल्कोहल देखते हैं, पेट्रोल देखते हैं। ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं हीट प्रोड्यूस कराने के लिए, लाइट प्रोड्यूस कराने के लिए। तो सारी चीज़ें कार्बन की ही बनी होती हैं। अल्कोहल के भी जनरल फॉर्मूले की बात करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहला जो अल्कोहल है हमारे पास CH3OH, मिथाइल अल्कोहल हम इसको बोलते हैं। तो इसके अंदर भी क्या आ रहा है, कार्बन प्रेजेंट आ रहा है। पेट्रोल की बात करते हैं तो ये भी क्या है, एक कार्बन का ही डेरिवेटिव है। पॉइजन की बात करें अगर, तो पॉइजन में ओपियम या फिर स्टाइसिन, ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये मेडिसिन मतलब पॉइजन के नेम हैं। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं कार्बन से बनी होती हैं। ड्रग्स या डिसइंफेक्टेंट्स की बात करते हैं, यानी मेडिसिन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो पेनिसिलिन मोस्टली सभी लोग कंज्यूम करते हैं जब बुखार, फीवर या पेन होना शुरू हो जाता है, या फिर पेन किलर जब हम यूज़ करते हैं, एस्पिरिन या क्विनाइन या फिर सल्फर ड्रग्स। ये सारी वो मेडिसिन हैं जो कॉमन है। कॉमन मतलब हल्का फुल्का पेन भी अगर मेरी बॉडी में होता है तो इनमें से किसी एक सॉल्ट का हम कंजप्शन करते हैं फॉर रिमूविंग द पेन। तो ये सब किसके बने, कार्बन के ही बने हुए हैं। हाउस होल्ड या कमर्शियल आर्टिकल्स में जैसे पेपर है, सोप है, कॉस्मेटिक्स है, ऑयल्स हैं, पेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें भी कार्बन के ही
कंपाउंड्स हैं यानी कार्बन को कंटेन करते हैं। टेक्सटाइल फैब्रिक्स में कॉटन, वूल, सिल्क, लिनिन, रेयॉन, नायलॉन, ये सारे जो एग्जांपल्स हैं, जैसे बेकेलाइट भी आएगा, नोवोलेक आएगा, मेलामाइन आएगा, ये सारे के सारे टेक्सटाइल फैब्रिक्स के अंदर कंसिडर होते हैं। इनफैक्ट यहाँ तक कि जो हमारा टायर होता है, जो व्हीकल्स का टायर होता है, वो टायर भी कार्बन का बना होता है, क्योंकि उसके अंदर एक रबड़ प्रेजेंट होती है जिसको हम नेचुरल रबड़ बोलते हैं, लेटेक्स, और एक रबड़ बनी होती है ब्यूटा 1,3 डाइइन, जिसका फॉर्मूला कुछ समथिंग ऐसा होता है, ब्यूटा 1,3 डाइइन। तो सी इस तरीके से कनेक्टेड होगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये एक रबड़ है जो कि हमारे व्हीकल टायर्स के अंदर प्रेजेंट होती है, तो ये भी कार्बन का ही एक कंपाउंड है। परफ्यूम्स की बात करें तो वनीला या कैम्फर या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो स्मेल्स आती हैं या जो उनके अंदर फ्रेगमेंट्स आती हैं, वो सारी की सारी कार्बन के ही कंपाउंड्स की बनी होती हैं। सिमिलरली इन दिस सीरीज़ अगर हम बात करें आगे, तो डाइज भी यहाँ पर कंसीडर होती हैं, क्योंकि डाइज के अंदर भी सारा कार्बन के ही कंपाउंड्स प्रेजेंट है, जैसे इंडिगो, कोंगो रेड, मेलाकाइट ग्रीन, ये कलर्स हैं डाइज के, ये सारे कार्बन के बने होते हैं। वॉर गैसेस, मस्टर्ड गैस, क्लोरोपिक्रिन और लुइसाइट, ये पहले जब वर्ल्ड वॉर होती थी तो इन टाइप की जहरीली गैसों का यूज़ किया जाता था दुश्मनी सेना को मारने के लिए। एक्सप्लोजिव्स की बात करें तो नाइट्रो ग्लाइसरीन, डायनामाइट, पिक्रिक एसिड और टीएनटी, ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन। डायमंड जो है कार्बन का सो टीएनटी यहाँ पर था ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन, जो कि एक बहुत एक्सप्लोजिव गैस होती है जिसको वर्ल्ड वॉर्स में यूज़ किया जाता था। या फिर टीएनटी के पटाखे भी बनाए जाते हैं, जो दिवाली के टाइम पर बाहर मार्केट में क्रैकर्स आते हैं, वो सारे के सारे उनके अंदर भी टीएनटी की कंपोजिशन डाली जाती है। अगर बात करें अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ब्रांच में पढ़ने वाली चीज़ें हैं। मीन्स कि जितने भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अब पढ़ेंगे, वो सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डील किए जाएंगे। यानी ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो एक ब्रांच है केमिस्ट्री की, जिसके अंदर हम केवल और केवल कार्बन के कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म वाले कंपाउंड्स को ही स्टडी करते हैं। एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एक फिजिकल केमिस्ट्री है, वो दो डिफरेंट ब्रांचेज हैं। और भी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं केमिस्ट्री की ही, जिनमें से हमने एक ब्रांच यहाँ स्पेसिफिक की है, क्योंकि कार्बन के कंपाउंड्स हमें पढ़ने हैं, तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही पढ़े जाते हैं। अब यहाँ से छोटी छोटी सी बातें जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, कि इट वॉज बिलीव्ड दैट कार्बन कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय लिविंग थिंग्स ओनली। पहले ये माना जाता था, सबसे शुरू में जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सिंथेसिस की बात की गई, तो ये माना गया, जो बड़े लोग होते होते थे या जो रिसर्च करते थे या जो साइंटिस्ट होते थे, उनका ये कहना था कि कार्बन के कंपाउंड्स को केवल और केवल लिविंग थिंग्स की हेल्प से ही जनरेट किया जा सकता है। अब जो ये थ्योरी थी, ये जिस थ्योरी के अकॉर्डिंगली ये बात कही गई, उस थ्योरी को बोला गया वाइटल फोर्स थ्योरी। ये वीएफटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप 11th स्टैंडर्ड में आएंगे तो वहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत इस वीएफटी थ्योरी से ही की जाएगी। आपको सबसे पहले वीएफटी के बारे में समझाया जाएगा कि वीएफटी होती क्या है। लेकिन अब ये जो स्टेटमेंट थी अकॉर्डिंग टू दी वीएफटी, इसको गलत कर दिया एक साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था फ्रेडरिच वोलर। फ्रेडरिच वोलर नाम के एक साइंटिस्ट 1828 में अपना एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और उस एक्सपेरिमेंट के दौरान गलती से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस हुआ उनसे, जिसकी वजह से ये वीएफटी की थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। जब ये स्टेटमेंट पास की गई थी कि कार्बन के कंपाउंड्स को आप लिविंग थिंग्स से ही बना सकते हो, और गलती से फ्रेडरिच वोलर से एक ऐसा कंपाउंड जनरेट हो गया जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट था, वो भी विदाउट यूजिंग एनी लिविंग थिंग, तो यहाँ पर वीएफटी कंसीडर करना बंद कर दिया गया, यानी वीएफटी को इन्होंने फेल कर दिया। तो इन 1828 फ्रेडरिच वोलर ब्लोन अप दिस थ्योरी बाय प्रिपेयरिंग यूरिया। वो जो कंपाउंड इन्होंने बनाया था वो था यूरिया, जो कि प्योरली ऑर्गेनिक कंपाउंड था, एंड सिंथेसाइज्ड इन दी लेबोरेटरी बाय हीटिंग अमोनियम साइनेट NH4CNO, प्योरली इनऑर्गेनिक। क्या किया इन्होंने, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसको बहुत हीट किया, हीट करने की वजह से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, जो कि क्या कहलाया, यूरिया कहलाया। तो अगर हम बात करें आगे, तो आगे ये आ जाता है कि वाई स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज़ अ सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है कि आप इसको सेपरेट ब्रांच में ही क्यों पढ़ते हैं। तो इसका छोटा सा एक रीज़न है बस, कि कार्बन अपने आप में इतना बड़ा है, कार्बन की प्रॉपर्टीज़ इतनी सारी हैं कि उसको कभी भी कंबाइंड साइंस के अंदर नहीं पढ़ाया जा सकता। इट इज़ ड्यू टू द वास्टनेस
इन द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो नंबर में बहुत ज़्यादा हैं, जिसको मैं इनफाइनाइट लिख देता हूँ। एग्जैक्टली इनफाइनाइट तो नहीं है, लेकिन नियर बाई इनफाइनाइट है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। इसके जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी इनफाइनाइट प्रॉपर्टीज़ को ये रिप्रेजेंट करते हैं, अगर कंबाइनिंग नेचर में हम देखें। इसी वजह से कार्बन के कंपाउंड्स को सेपरेट ब्रांच के अंदर पढ़ा जाता है, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा जाता है। अगर बात करूँ कार्बन के कंपाउंड्स को लेकर के या कार्बन को लेकर के, तो कार्बन विद अदर एलिमेंट्स सच एज हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड सल्फर फॉर्म्स मोर देन 5 मिलियन कंपाउंड्स। ये जो कार्बन के कंपाउंड्स की हम बात करते हैं उसमें कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन से भी कंबाइन होता है, नाइट्रोजन से भी होता है, ऑक्सीजन से, फ्लोरीन से, क्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन से और सल्फर से। इतने एटम या एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होकर के ये अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स की जनरेशन करता है, और वो नंबर ऑफ कंपाउंड्स 5 मिलियन से भी ज़्यादा होते हैं। द अदर एलिमेंट्स ऑल टुगेदर फॉर्म्स अबाउट 70 लाख कंपाउंड्स ओनली। अगर हम इन एलिमेंट्स को छोड़ करके, यानी कार्बन के साथ इन एलिमेंट्स के तो 5 मिलियन कंपाउंड बनते ही बनते हैं, लेकिन अगर जो रेस्ट ऑफ द कंपाउंड्स होते हैं वो आपस में कंबाइन होकर के केवल और केवल 70 लाख कंपाउंड्स तक ही बनाते हैं। 5 मिलियन और 70 लाख कंपाउंड्स का जो डिफरेंस है वो इनकी स्टडी को डिफ़र करता है, जिसकी वजह से इनको अलग अलग ब्रांच के अंदर स्टडी किया जाता है। अगर आगे हम देखें इसके रीज़न क्या हैं, जो ये वास्टनेस अपनी दिखाता है, ये अपनी प्रॉपर्टीज़ इतने लार्ज स्केल पर दिखाता है, इतने वास्ट नंबर के साथ दिखाता है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो उसके पीछे का पहला रीज़न है बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स। फर्स्ट रीज़न इज़ बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स। कि जो कार्बन होते हैं वो सिंगल बॉन्डिंग भी दिखाते हैं, डबल बॉन्डिंग भी दिखाते हैं, ट्रिपल बॉन्डिंग भी दिखाते हैं। तो कार्बन के कंपाउंड्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो इसका पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब है लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन होना, लॉन्ग चेन फॉर्मेशन। लॉन्ग चेन फॉर्मेशन होना इज़ नोन एज कैटिनेशन। यानी कि कार्बन क्या करता है, अपने ही जैसे एटम या एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होता चला जाता है कंटिन्यूसली, और बहुत लॉन्ग चेन बनाता चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो ये इसका एक वास्ट प्रॉपर्टीज़ को दिखाने का रीज़न है। तीसरा रीज़न है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी को भी ये दिखाते हैं। आइसोमेरिज्म क्या होती है, ऐसे कंपाउंड्स की रिप्रेजेंटेशन देना जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज तो सेम होते हैं, लेकिन उनकी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो ये ऐसे भी कंपाउंड्स बनाते हैं जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहे, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँ, तो मैंने लिखा CH3OCH3, और एक बार मैंने लिखा C2H5OH। अगर मैं बात करता हूँ इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला की, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने कंडेंस फॉर्म में लिखा है। अगर मैं इसका जनरल फार्मूला लिखता हूँ तो वो कुछ ऐसा होगा C2H6O। ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ये बन गए इनके कंडेंस मॉलिक्यूलर फार्मूला या कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्यों? क्योंकि कार्बन दोनों में दो हैं, यहाँ पर भी टोटल 2 ही कार्बन है, यहाँ पर भी टोटल 2 ही कार्बन है, यहाँ टोटल 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी टोटल 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर टोटल 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी टोटल 1 ऑक्सीजन है। तो इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो तो सेम है, लेकिन जब मैं इनकी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूँगा तो वो अलग अलग होगी। यानी फर्स्ट वाले की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी, ये 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड, ये ऑक्सीजन कनेक्टेड, फिर से ये 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड। लेकिन सेकंड वाले की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी, इसके साथ 1 2 3 हाइड्रोजन, फिर दूसरा कार्बन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, फिर इसके साथ 1 O और 1 H। इसकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है कि ऑक्सीजन 2 कार्बन के बीच में है। इसकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस ये आ गया कि ऑक्सीजन एक ही कार्बन से कनेक्टेड है और दूसरा एंड पॉइंट ऑक्सीजन का हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। तो ये होती है आइसोमेरिज्म होना।
आइसोमेरिज्म के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, अलग अलग कैटेगरी की आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट होती है। अगर हम फर्स्ट वाले रीज़न को उठाते हैं, बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, जो कि कोवलेंट होती है, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड्स तो बनाता नहीं है, केवल कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है, क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से ही ये अपने कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है। तो सबसे पहली चीज़, जब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, जो कि हमने सबसे फर्स्ट स्लाइड में देखा कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2, देन 2s2, देन 2p2। ये जो सेकंड शेल है, इस सेकंड शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं तो कुछ ऐसा होता है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट वाली शेल होती है K, सेकंड वाली शेल होती है L। तो K के नीचे हमने लिखा 2, L के नीचे हमने लिखा 4। तो K2L4 इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, जिसमें हमने इसकी शेल्स को रिप्रेजेंट किया। दूसरी चीज़, ये अब जो एलिमेंट है कार्बन, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 4। जबकि हर एटम और एलिमेंट की नेचर हमने पढ़ी है कि वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, और जब ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है तो एवरी एटम और एलिमेंट हैव द टेंडेंसी टू गेन और लॉस द इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव द स्टेबल इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। अब इसके जो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा? या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, या ये 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा किसी दूसरे एटम के साथ। ऐसा हम लोगों का सोचना है, क्योंकि इसको 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं अपने आउटर मोस्ट शेल में स्टेबल होने के लिए, तो ये किसकी नेचर रखेगा? गेन करने की, कि ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले किसी भी तरीके से, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये चारों को लॉस कर देगा, और चारों को लॉस कर देगा, तो इसका ड्यूप्लेट पूरा रहेगा, जो कि हाइड्रोजन के जैसा है, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम के जैसा है, क्योंकि हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब भी ये क्या होगा? स्टेबल होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमेशा वो चीज़ें नहीं होंगी जो जिसे हम सोचते हों। इट डज़ नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट। अब देखो, जैसे अगर मैं इसके आउटर मोस्ट शेल की बात करता हूँ, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पहले से पड़े थे? 2 और 4। अब मैंने ये कहा कि 4 इलेक्ट्रॉन और लाओ और इसके आउटर मोस्ट शेल में ऐड कर दो, तो अब आप ये सोचिए कि इसके पास कितने प्रोटॉन्स हैं? इसके पास टोटल 6 प्रोटॉन है और 6 ही इलेक्ट्रॉन है अभी। लेकिन अब मैंने क्या किया, इसको स्टेबल करने के लिए, इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से लाया और इसमें ऐड कराने की कोशिश करी। तो प्रोटॉन के नंबर तो नहीं चेंज होंगे, प्रोटॉन तो सेम बने रहेंगे, तो प्रोटॉन अभी भी 6 हैं। लेकिन अगर मैंने 4 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करा दिए, तो अब इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10, और 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को बांध के रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से एटम हो जाएगा एक्साइटेड, और एक्साइटेड अगर ये हो गया तो इसके अंदर और भी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोटॉन 6 रहेंगे और इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे, और 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्डिंग नहीं कर सकते, या अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके ऊपर बाइंड नहीं कर सकते। तो इट डज़ नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इट्स नीड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली अगर हम बात करें कि 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दो, तो 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए भी क्या चाहिए होगा? बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा, जिसकी वजह से ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। इस टॉपिक में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये कि वाई कार्बन डज नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, और या तो नीदर गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स नॉर लॉस 4 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा एक क्वेश्चन जनरेट होता है, जो कि एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है। हेंस अगर हम यहाँ से रिजल्ट निकालते हैं, इसका कंक्लूजन निकालते हैं, तो ये क्या करेगा? जब लॉस और गेन दोनों में से कुछ नहीं कर रहा, तो एक ही ऑप्शन बचता है, बाई शेयरिंग। ये क्या करेगा? स्टेबिलिटी लेने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, यानी रिजल्ट कुछ ऐसा मिलेगा कि ये कोवलेंट बॉन्डिंग की नेचर को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से इसकी 4 वैलेंसी बनेंगी, और 4 वैलेंसी बनने की वजह से हम इसको बोलेंगे टेट्रावैलेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाता हूँ, तो वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाएगी। ये मेरा एक कार्बन है, इस कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, तो ये हमने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया। अब ये जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लो सपोज कि मेरे सामने 2 कार्बन रखे हैं, दोनों कार्बन अपने अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ये इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ये वाले इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये इसके साथ शेयरिंग कर लेगा 1 इलेक्ट्रॉन की, ये कहीं किसी दूसरे कार्बन से शेयरिंग करेगा, ये किसी दूसरे से, ये किसी दूसरे से। सिमिलरली ये भी किसी दूसरे कार्बन से क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे। और अगर सपोज कि इन्होंने कार्बन से शेयरिंग नहीं भी करी,
तो ये क्या काम करेंगे, हाइड्रोजन की हेल्प से अपनी बॉन्डिंग को पूरा करेंगे। मीन्स एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के, एक हाइड्रोजन ये आएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के, एक हाइड्रोजन ये आएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के। तो इस तरीके से क्या मिलेंगे, हमें टोटल 4 हाइड्रोजन मिलेंगे और वो चारों हाइड्रोजन एक एक क्या कर लेंगे, इसके साथ बॉन्डिंग कर लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, शेयरिंग हो गई और कार्बन का भी स्टेबल हो गया ऑक्टेट, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन इसके खुद के थे लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आ गए जो कि हाइड्रोजन से आए, डिफरेंट डिफरेंट 4 हाइड्रोजन से आए। तो अब ये रहा वही रिप्रेजेंटेशन जो अभी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कार्बन के पास क्रॉस वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अपने हैं और जो डॉट वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाइड्रोजन के हैं। इस तरीके से हाइड्रोजन का डुप्लेट भी पूरा हो गया बाई शेयरिंग और कार्बन का ऑक्टेट भी पूरा हो गया बाई शेयरिंग। अब ये जो टेट्रावेलेंसी की जो हम बात कर रहे हैं वो यही है कि कार्बन इजीली 4 अलग एलिमेंट के साथ अपनी बॉन्डिंग कर सकता है, क्योंकि कार्बन के पास केवल 4 ही इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो शेयरिंग में पार्टिसिपेशन दे सकें। अब वो चारों एटम हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, चारों के चारों हाइड्रोजन हो, या यहाँ पे एक कार्बन भी हो सकता है, या यहाँ पे एक क्लोरीन हो सकता है, या यहाँ पे एक ब्रोमीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है। यहाँ डिफरेंट एटम कुछ भी हो सकते हैं, ऐसा कहीं हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये हमेशा हाइड्रोजन या कार्बन ही होने चाहिए। केवल कार्बन अगर कार्बन से कनेक्ट हो रहा है इस तरीके से, तो इसका मतलब ये होगा कि ये अपनी कैटिनेशन प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर मैं इस प्रॉपर्टी की बात करता हूँ तो ये केवल टेट्रावेलेंसी की प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगा, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं करेगा, क्योंकि कैटिनेशन का मतलब होता है सेम एटम और एलिमेंट का वैलेंसी के साथ कनेक्टेड होना, जैसा कि इस स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है। तो ये था कार्बन की टेट्रावेलेंसी और कार्बन के कंपाउंड्स की कुछ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स। कल हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, कि किस तरीके से कार्बन अपने कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा और कोवलेंट बॉन्ड्स के टाइप्स क्या क्या हैं, या कार्बन के डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के बीच में बनने वाले डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड्स किस तरीके से बनते हैं।